दोस्तों, अध्याय 2 के वीडियो भाग 3 में आपका स्वागत है। इस भाग 3 में आरबीएसई बोर्ड कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक भारत का इतिहास के अध्याय 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य की स्थापना और उसके प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय 2 के पूर्व में भाग 1 व 2 को देखने के लिए आई बटन पर जरूर आप क्लिक करें। यहाँ आई बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर देवें और मेरा उत्साहवर्धन करें ताकि मैं और अच्छे से काम कर सकूं। आओ शुरुआत करते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना। गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक इसका शासन रहा उत्तर भारत में। इसके स्रोत क्या थे? गुप्त साम्राज्य के स्रोत हमें कहाँ से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? साम्राज्य विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र। अब ताम्रपत्र क्या है जो आगे मैं वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है। रुद्रपुर ताम्रपत्र, प्रयाग प्रशस्ति पत्र। पूर्व में प्रयाग का नाम इलाहाबाद था, वर्तमान में फिर इसका नाम प्रयाग हो गया। इस प्रयाग प्रशस्ति पत्र की भी आगे मैंने चित्र दिखाया हुआ है। इस प्रयाग प्रशस्ति को मूलतः अशोक ने बनवाया था, फिर 3 शासकों ने इस पर लेख लिखे हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। अभिलेख जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विद्यमान है। इसका क्षेत्र क्या था? गुप्त साम्राज्य कहाँ तक इसका प्रारंभ में गुप्त राज्य मगध और उत्तरी पश्चिमी बंगाल तक गंगा नदी के तटीय प्रदेश थे, यानी कि वर्तमान का जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ था गुप्त साम्राज्य। इसके प्रमुख शासक कौन कौन से? सबसे पहले इसका शासक था गुप्त, श्री गुप्त, जो इसका संस्थापक था। इसका क्षेत्र था मगध, मगध यानी कि बिहार का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र। इसका लगभग शासन रहा 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक। इसका पुत्र आगे इसकी मृत्यु के पश्चात शासन पर बैठा उत्तराधिकारी घटोत्कच, यह 240 लेकर 300 ईस्वी तक इसका राज रहा। अब आगे नंबर 3 पर जो शासन पर बैठा वो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने प्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। इसका साम्राज्य काफी विस्तार था, काफी विशाल था। इसकी प्रमुख बातों में से उस समय प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी, इसका विवाह हुआ। एक दूसरी इसकी प्रमुख घटना है समतया गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में इसके द्वारा चलाया गया, यानी इसका शासन रहा 319 से लेकर 335 तक। इसकी प्रमुख 2 ही बातें हैं। इन्होंने उस समय प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया और गुप्त संवत चलवाया। और अन्य चौथे नंबर पर जो शासक प्रमुख है समुद्रगुप्त। इसके इतिहास में काफी चर्चा मिलती है और इसके सिक्के मिलते हैं और अभिलेख मिलते हैं, जिससे काफी हमें जानकारी मिलती है। इसका शासन रहा 335 ईसा से लेकर 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहता था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। जो प्रयाग प्रशस्ति मूलतः अशोक के स्तंभ पर ही रचना की गई थी। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों अभियानों का उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो इसमें लेख लिखा गया उसकी भाषा अलंकारित, यानी संस्कृत, उत्तरी भाषा थी ब्रह्मी लिपि और चंपू शैली। चंपू शैली का अर्थ होता गद्य और पद्य दोनों भाग में लिखा गया था। इस समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था और चक्रवर्ती सम्राट की यह एक निशानी होती है, जो एक विशाल साम्राज्य का शासक था। उसने वीणा बजाते हुए सिक्के मिले हैं, यानी समुद्रगुप्त के बहुत सारे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जो आगे हम सिक्का भी इसमें दिखाया गया है स्लाइड में। ये प्रयाग प्रशस्ति पत्र है जो समुद्रगुप्त द्वारा अशोक स्तंभ पर खुदवाई गई थी। यह एक अशोक का स्तंभ है जिस पर उन्होंने आगे इसके ऊपर प्रशस्ति लिखाई गई थी, जो भी आगे दिखाई गई है। उसके कवि हरिसेन द्वारा इसमें खुदवाया गया था। ये पहले कुशंबी में स्थित था, फिर समुद्रगुप्त द्वारा उसको प्रयाग इलाहाबाद में लाया गया। ये है स्तंभ, वही मूलतः दूसरे रूप में फोटो इसकी एक अन्य चित्र दिखाया गया है। और ये जहाँ उसके ऊपर हरिसेन द्वारा, उनके कवियों द्वारा, कवि हरिसेन द्वारा खुदवाया गया प्रशस्ति अभिलेख, उसमें समुद्रगुप्त की कई अभियानों विजयों का उल्लेख मिलता है, जैसे ये महत्वपूर्ण इतिहास का स्रोत है। उसके दरबारी कवि एवं महासंधि विग्रह हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में अपने आश्रयदाता
यानी समुद्रगुप्त के पराक्रम दिग्विजय का वर्णन किया है। उसने आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत के 9 राज्यों को हराया था, जो हमने इस प्रयाग प्रशस्ति पत्र से जानकारी प्राप्त होती है। इनके नाम है रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति, नाग, नागसेन, अच्युत नंदी, बलवर्गा आदि को पराजित किया। यानी कि आर्यावर्त के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इनमें नीति रही थी राज्य, इस 9 आर्यावर्त को राज्यों को हराने के लिए जो नीति का अनुसरण किया गया था, राज्य परसोपहरण, यानी राज्य का अधिकार कर लेना। दक्षिण के 9 राज्यों को पराजित किया। इसी प्रशस्ति पत्र से प्राप्त होती जानकारी, इसमें कौन कौन से थे 9 राज्य? कौशल, महाकालांतर, कोरल, कोटूर, पिष्टपुर, एरनपल्ली, कांची, अवकुक्का, वंगी, पलक, देवराष्ट्र, कुशलपुर इत्यादि। जहाँ जो उसकी नीति अलग रही है, ग्रहण, गोछा, अनुग्रह, इसका विस्तारित अर्थ है शत्रु पर पहले अधिकार कर लेना, फिर गोद यानी मुक्त कर देना, फिर उसके राज्य को लौटा देना। इस नीति के पहले उनको अधीन यानी कि मूलतः अपने अधीनता स्वीकार करवा लेना उनका, इसमें उनको पूरी तरह अपना अधीन कर लेना, इसमें उनको अधीनता स्वीकार कर लेना, उनको राज्य पुनः वापस लौटा दिया। पश्चिमी भारत के 9 गण राज्य आनीर, अर्जुन, मालव, जोधव, मद्रक, प्रजून, सनकानी, कौक, वैखारी को भी पराजित किया। इसमें जहाँ नीति रही सर्वदान याज्ञाकरण, जहाँ अलग नीति रही। इसी पश्चिमी भारत जो वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, उसमें उसकी अलग नीति रही। उन पर जो 9 गणराज्य थे उन पर अधिकार किया। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े भाग को अपने अधीन कर एकता के सूत्र में बांधा। जैसे आर्यावर्त, दक्षिण भारत और पश्चिम के 9 गण को अपने अधिकार में किया। स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त उसकी बहादुरी एवं कुछ युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और राजस्थान की भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त, यह स्मिथ ने बात कही थी, यह बात स्मिथ ने कही थी। श्रीलंका के राजा मेघवर्णन ने कुछ उपहार भेजकर, श्रीलंका के राजा मेघवर्णन जो एक बौद्ध अनुयायी था ने उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में यानी बिहार के अंदर गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। वीणा बजाते हुए सिक्के मिले हैं, बहुत सारे सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। आओ इसको देखते हैं। ये सिक्के हैं, मूलतः बड़े ध्यान से देखे समुद्रगुप्त के सिक्के हैं जहां उसे वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। यानी समुद्रगुप्त के इस पर लिखा हुआ है, उनकी भाषा में पराक्रम, अन्य अश्वमेध पराक्रम ये इन सिक्कों पर लिखा हुआ है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में चर्चा करते हैं। 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक इसका शासन रहा। समस्त गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य वीरोचित गुणों से संपन्न था। इसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी है? चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकट नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। बाद में जो वाकट नरेश रुद्रसेन इसकी मृत्यु हो गई थी तो अपना राज्य उसने अपने में मिला लिया। चंद्रगुप्त ने स्वयं नागवंश की कन्या कुमेर नागा से विवाह किया था, यानी कि इन दोनों से उसका वैवाहिक संबंध स्थापित किए इसने। वाकट नरेश रुद्रसेन की मृत्यु पश्चात वाकट राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और जो वाकट नरेश की राजधानी उज्जैन को अपनी द्वितीय साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उज्जैन को द्वितीय राजधानी किसने बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वाकट नरेश रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया। रुद्रसेन तृतीय को पराजित कर शकों को के शासन पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे, जैसे कालिदास, अमर सिंह, शंकु आदि। चंद्रगुप्त के शासन में चीनी यात्री फहान द्वितीय भारत में आया और उसने बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया। कुमारगुप्त, एक अन्य शासक कुमारगुप्त 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त
की प्रमुख बातों में से है, यानी राजस्थान के बयाना में एक मर्दबांड बर्तन के अंदर से करीब 623 मुद्राएं मिली हैं, और ह्वेन-सांग ने कुमार गुप्त का नाम शुक्रादित्य बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि ह्वेन-सांग के अनुसार कुमार गुप्त का नाम शुक्रादित्य था। संभवतः कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। यह माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के समय में हुई थी, जो एक उच्च शिक्षा का केंद्र था। इसके शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों का ने विद्रोह कर दिया था, उसका विद्रोह को उन्होंने दमन किया था। स्कंदगुप्त, इसका जो स्कंदगुप्त की जानकारी हमें भित्री स्तंभ और जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। ये जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है। इसकी आगे हमें विस्तार से चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोतों से हूण आक्रमण का स्कंदगुप्त के द्वारा अपने पराजित करने का उल्लेख मिलता है, यानी कि उसके समय में हूणों ने आक्रमण कर दिया था और स्कंदगुप्त ने उनको पराजित किया था। अब चर्चा करते हैं सुदर्शन झील। मूलतः सुदर्शन झील जो है गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है, और इस पर 3 राजाओं ने इसका पुनरुद्धार करवाया, और इस पर अभिलेख लिखा हुआ। इसके विस्तार से हम आगे चित्र भी दिए गए हैं। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार वहाँ अभिलेख खुदा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त द्वारा जन कल्याण के हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। मूलतः इसका निर्माण कराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फिर इसके पुत्र अशोक ने भी जहाँ से नहरें निकाली थी। फिर उसके बाद समय रुद्रदामन यानी शक शासक था द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई। तीसरे गुप्त शासक जो स्कंदगुप्त था के द्वारा जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार भारी वर्षा के टूटने से झील के बांध का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल वर्णदंत के पुत्र व गिरनार के प्रशासक चक्रपाली ने करवाया। सुदर्शन झील प्राचीन भारत के शासकों द्वारा जल प्रबंधन एवं संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये गुजरात का नक्शा है। इसके अंदर जहाँ गिरनार पर्वत स्थित है, जहाँ एक राष्ट्रीय अभयारण्य भी स्थित है, और ये गिरनार जो है जब भारतीय शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है, और ये एक प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल भी है, जहाँ 2 जैन के नेमीचंद और मलीनाथ के 2 प्रसिद्ध जैन तीर्थों के मंदिर भी बने हुए हैं। ये गिरनार पर्वत है, दिखाया है कितना सुंदर गिरनार। इसके ऊपर जहाँ झील स्थित है, ये झील है। 2 चित्र झील के दे रखे हैं। गिरनार झील ये देखिए, ये जूनागढ़ का अभिलेख है। इस पर ये छपा लिखा हुआ है। उन्होंने खुदाई की थी अशोक ने, और उसके बाद समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने, और उसके बाद स्कंदगुप्त के भी कईयों ने इस पर खुदवाई की है। ये गिरनार का अभिलेख है। ये दोनों सुदर्शन झील के चित्र दे रखे हैं। ये ताम्र पत्थर है। ताम्र पत्थर पर एक कॉपर शीट होती है। कॉपर शीट पर खुदाई ये लिख कर दिया जाता है, जो मशहूर है। ये प्रभावती का ताम्र पत्थर है, जो हम पहले पूरे में पढ़ चुके हैं।